अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आलामिया सामने आ चुका है। मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 13, जो बदकिस्मती से आलामिया का आखिरी पॉइंट था, इसमें कोट अन कोट लिखा गया कि मुशावरती कॉन्फ्रेंस इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत की जितनी ज़रूरत इस वक्त है, इससे पहले कभी नहीं थी। बहरहाल हुकूमत को इस पर थोड़ा संजीदा होना चाहिए। दीगर पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें 2024 के इंतखाबात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। 26वीं और 27वीं तरामीम को रिवर्स करने की बात की गई। इसके अलावा इस एलामिये में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। पेका एक्ट की मजम्मत की गई, तलबा यूनियंस की बहाली और कुछ दीगर मुतालबात भी रखे गए। लाहे अमल की बात करें तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपने प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया, जिसके लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के अंडर एक कमेटी तश्कील दी गई है। अब एलामिये पर ओवरऑल बात की जाए तो ये एक ऐसा एलामिया है जो किसी भी दौर की अपोजिशन एक दो नकात या कुछ लफ्ज़ों की तब्दीली के साथ हर दौर की हुकूमत के सामने रखती है, जिसमें बताया जाता है कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल रूल ऑफ लॉ है। आयन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन जब यही अपोजिशन हुकूमत में आती है तो ये मुतालबात क्यों भुला दिए जाते हैं? इस पर ज़रूर सियासी जमातों को एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। बहरहाल एलामिये में जहाँ मुज़ाकरात की बात की गई, वहीं वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बात की, लेकिन फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का भी मौक़िफ़ आ चुका है कि PTI के पास बातचीत के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसे में क्या मुज़ाकरात से कोई उम्मीद लगानी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बानी PTI का कौम को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार होने का भी पैगाम सामने आया। 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं। शफ़ी जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार राय साकिब खरल साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक डेवलपमेंट जो हमने देखी है, जो गिला हुक्मरान इत्तेहाद का या हुकूमती जमात का रहता है, वो यही है कि बातचीत वाली टोन इख्तियार नहीं की जाती, मुज़ाकरात की तरफ आया नहीं जाता। लेकिन अचकज़ई साहब को अगर आप अथॉरिटी मान लें, मुझे मालूम है कि आप यही एतराज़ करेंगे कि ट्विटर पे कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन अब ऑफ़र तो आई ना, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, उन्होंने मौलाना साहब का नाम लिया कि सब कुछ बुलाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, बात करने का आगाज़ किया जाए, सलूशन निकाला जाए। तो हुकूमत क्या सोच रही है इस ऑफ़र पर? नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने हमेशा बातचीत की जो ऑफ़र है उसको इनकरेज किया है, एंडोर्स किया है, और अब भी हम इसको सराहते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप बातचीत से पहले ही एक बेंचमार्क मुकर्रर कर दें कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के अलावा और किसी मौजू पर बात नहीं की जाएगी, तो ज़रा मुमकिन नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ को जो परसों भी सज़ा हुई है, अदालत ने सज़ा दी है, अब वो सज़ा अगर ख़त्म हो सकती है तो उसको हाईकोर्ट ही ख़त्म कर सकता है, उसको ज़ाहिर है हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि जितने भी माजी में वाक़यात हुए हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब की मुज़ाकरात की ऑफ़र थी, उसको PM साहब ने एंडोर्स किया था, हमने खुद मुज़ाकरात की सबसे पहले ऑफ़र की थी, राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम साहब ने उसका आगाज़ किया था, लेकिन ये बीच में छोड़कर चले गए थे। बेसिकली अगर आप चूँकि एक सहाफ़ी हैं और आपका काम एक न्यूट्रल तजिया करना है, अगर आप चेक कर लें तो आप तमाम अदाद शुमार आपके सामने आ जाएंगे। आप खुद एनालाइज कर लेंगे, जितनी भी मुज़ाकरात की ऑफ़र स्टार्ट हुई हैं वो हुकूमत की तरफ से हुई और हुकूमत ने उसको इनकरेज किया, लेकिन बीच से उठकर चले गए कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई या बानी तहरीक इंसाफ के पास हमने जाना है। लेकिन जब तक ये इस हकीकत को एडमिट नहीं करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ पे जो भी इल्ज़ामात थे वो सही साबित हुए और उन जराइम में उन्हें सज़ा हो गई, अब वो अदालत की सज़ा याफ्ता एक मुजरिम है, या तो वो अदालतों से बरी हो जाएं और 16 MPO जैसे किसी मुकदमे में अरेस्ट हो तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक मिसाल है ये केस। लेकिन अगर उन्हें किसी ऐसे मुकदमे में सज़ा हुई है जो कि ज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है कि तोशा खाना में अगर वो एम्बेजलमेंट ना करते, वैसे ना उस पर एतराज़ जो तनकीद सोशल मीडिया पर भी हो रही है वो ये है कि जरदारी साहब के हवाले से जो केस था वो सदारती इम्यूनिटी की वजह से उसका रास्ता रुक गया तोशा खाना से मुतल्लिक, और नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक जो नैब की अमेंडमेंट आ गई 50 करोड़ से नीचे इन्वेस्टिगेशन बंद रखने की, उसका उनको फ़ायदा हो गया। तो फिर ये इंसाफ तो ना हुआ ना, ये तो सेलेक्टिव जस्टिस है। ऐसी कोई एक भी मिसाल नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं आपके सवाल का प्रॉपर जवाब दूंगा, ये कानून में कोई दलील नहीं होती कि फलां बंदे ने जुर्म किया है, चूंकि वो आज़ाद फिर रहे तो मुझे भी सज़ा ना दी जाए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर्डर करते हैं लेकिन मर्डर का पता नहीं चलता, उन्हें सजा मौत नहीं होती। और बहुत सारे लोग होते हैं जो पहला अभी उनका 324 में ही वो यानी इक़दाम कत्ल में इन्वॉल्व होते हैं और 14 साल सजा हो जाती है। बात यह है कि एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का आप बता दें कि मियां साहब ने तोशा खाना में क्या वायलेशन की, या इवन के जरदारी साहब ने क्या वायलेशन की। इमरान खान पे केस गाड़ी रखना लीगली नहीं, ये नहीं है कि तोशा खाना से उसने चीजें ली हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर तोशा खाना के अंदर अगर किसी एक हेड ऑफ स्टेट ने दूसरे हेड ऑफ स्टेट को कोई गाड़ी गिफ्ट की, कोई सोने का सेट, कोई भी चीज गिफ्ट की और उसकी अगर आपने असल कीमत का जो एवेल्युएट की और उसके बाद आप इसको 20% पे कर दिया या 50%, वो लीगल है। बानी तहरीक इंसाफ पे ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने घड़ी बेच दी या घड़ी उन्होंने जो है वो लेनी नहीं थी, उनके ऊपर ये जुर्म एस्टेब्लिश हुआ कि उन्होंने एक व्हाइट कॉलर क्राइम किया। एक चीज जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी, उन्होंने उसकी कीमत जो है 29 लाख रुपए लगवाकर एक नैरेटिव बनाया कि मैं तोशा खाना के कानून को चेंज कर रहा हूं और 20% के बजाय 15% के बजाय से 50% पे लेकर जा रहा हूं, और उसका 50% उन्होंने 13 लाख रुपए अदा किए। लेकिन अगर उसकी 7.5 करोड़ रुपए सही कीमत का 20 या 15% लगवा लेते तो वो भी कोई 1.5-2 करोड़ रुपए जाकर बनता। तो बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एक इल्जाम है। और दूसरा इल्जाम ये है जो सही साबित हुआ कि उन्होंने तोशा खाना के रिकॉर्ड से चीजें उठाई और जाती जागीर समझकर छुपा ली, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, कस्टम के एवेल्युएटर को बुलाया तो अपनी मौजूदगी में एवेल्युएशन करवाई गई। ये सारी चीजें जो है बेसिकली इस वजह से उनके खिलाफ जो केस था वो एस्टेब्लिश हुआ। अगर वो कानून के मुताबिक लेते, सही एवेल्युएशन कराते, 50% उसका अदा करते और जो तरीकेकार है उसको फॉलो करते तो केस बनता ही ना उनके खिलाफ। पॉइंट आ गया आपका। इस पे राय साहब जो बात कर रहे हैं, हुज़ैफा साहब भी, ये आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ है कि इससे पहले जो तोशा खाना के केसेस थे वो मेरिट पर डील हुए सारे और अब खान साहब की बारी भी आ गई? बिकॉज क्लेम तो उन्होंने यही किया कि बाकी 2 पार्टी से हम मुख्तलिफ काम करेंगे लेकिन तोहफे ले जाने की ज़रूरत पेश आई। अब देख लीजिए 17 साल कैद। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। जिस तरह अभी हुज़ैफा साहब फरमा रहे थे कि जी हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या बड़ी पिक्चर पे आप बात कर रहे थे, मुज़ाकरात का रास्ता एक बार फिर से खुला है, क्या आप उसको फॉलो करेंगे या आप उस रास्ते पे जाना चाहेंगे, तो वो तोशा खाना पे आ गए। बहरहाल हुज़ैफा साहब का एक अपना व्यू पॉइंट है, उनकी अपनी पार्टी की सियासत है। माजी की जितनी मिसालें हम देना चाहें हम दे सकते हैं। माजी में जो आज हो रहा है इससे वर्स्ट हुआ, इससे कम वर्स्ट हुआ, वो कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमने लेकर इससे आगे चलना है कि नहीं चलना। हम गाड़ी की बहस में पड़े हुए हैं, बुल्गारी के सेट की बहस में पड़े हुए हैं, हम पाइन एप्पल की बहस में पड़े हैं, हम बेडशीटों की बहस में पड़े हुए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के मसाइल यही रह गए कि एक तरफ इमरान खान साहब को जी फलां चीज़ के ऊपर सजा होगी लिहाजा अब उनसे निगोशिएट नहीं किया जा सकता उनकी जमात से। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब हालात साजगार होंगे तो ना ही आपको तोशा खाना नजर आएगा, ना आपको 190 मिलियन पाउंड या अलकादरी ट्रस्ट नजर आएगा। ये सारे केसेस कैसे हवा में उड़ते जाएंगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हुज़ैफा रहमान साहब को भी पता है। यहां पर प्रॉब्लम इससे बहुत डिफरेंट है जिसको आइडेंटिफाई आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हुज़ैफा साहब भी करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक। वो प्रॉब्लम ये है कि भाईजान निजाम इज एट द मोमेंट स्टक है, इसको आगे सबने मिलकर लेकर जाना है। नहीं मतलब राय साहब ये नॉन इशू है कि अगर एक सियासी लीडर पॉलिटिकल ऑफिस का इस्तेमाल करके कुछ तहाइफ जो है वो अंडर वैल्यूड करवा के बेच देता है तो फर्स्ट वर्ल्ड में तो बड़ा शोर मच जाता है। यहीं पर रुक जाइए। इमरान खान साहब को सजा हो गई, बुशरा बीबी साहबा को सजा हो गई, जिन लोगों ने इवैल्यूएट किया था, प्राइसिंग इवैल्यूएट की थी, ठीक, उनमें से किसी एक बंदे को भी सजा हुई? क्या सिर्फ इमरान खान साहब अकेले मुजरिम है? मैं कह रहा हूँ कि अब तो सजा होगी। क्या इमरान खान साहब अकेले मुजरिम है? इसके अंदर एक कमेटी होती है, एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, उनमें से किसी एक बंदे का आपको नाम भी पता है कि जिन्होंने इवैल्यूएट किया था इसको, जिन्होंने प्राइसिंग इसकी डिटरमिन की थी प्राइसेस की? किसी एक बंदे का नाम भी पता है आपको? हुज़ैफा साहब से पूछें। वो तो पनामा में भी ऐसे ही हुआ ना, ऑफशोर इतनी लंबी लिस्ट थी ऑफशोर कंपनीज वालों की और सजा एक को लगा उसमें आके। तो यहाँ पर आकर सिर्फ अगर यही इशू था कि जिसके ऊपर इखलाकियात के ऊपर हमने इतना माइन्यूटली जाना है, हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाना है, इखलाकियात के ऊपर इंटरनेशनली हमने उसको देखना है कि इंटरनेशनली क्या होता, तो इंटरनेशनली जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये कभी किसी मुल्क में और भी ना होता। अच्छा। अगले दिन असद कैसर साहब फरमा रहे थे जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 64,000 FIRs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, 36,000 लोग गिरफ्तार, किसी और मुल्क में नहीं होता। 64,000 के ऊपर जो FIRs हैं, यही हमारे PMLN के रहनुमा हमारे दोस्त जो हैं सारे ये हमें बताते रहे कि जी लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर 9 मई को 1000, 2000, 5000 बंदा था। इसी तरह आप 2-2, 4-4 हजार सारे इवेंट्स पे लगा लीजिए 9 मई को जो सारे पाकिस्तान के अंदर हुए, कितना बन जाएगा? 10, 20, वो तो उसको भी फॉल्स फ्लैग ही कहते हैं ना वैसे, व्हाट्सएवर वो कहते रहे उसको। आखिर गलत हुआ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, कभी नहीं होना चाहिए था। अल्लाह करे कि कभी जिंदगी में दोबारा ना हो, हमारी पाकिस्तान की तारीख में या हमारी जिंदगी में आने वाली नस्लों में कभी दोबारा ना हो।
लेकिन अगर आप 2-2, 4-4 हज़ार बंदा इन्हीं का नंबर ले लीजिए तो लगा लीजिए तो 64,000 FIR उसके ऊपर नहीं बनती थी किसी भी मुहज्जम मुल्क के अंदर, वो भी नहीं होता। लेकिन मैं फिर उसी पे वापस आऊंगा कि हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस इससे बहुत बड़े हैं। हमारा फोकस आज भी इमरान खान की एक ज़ात क्यों है, आप कहते हैं कि रेलेवेंट हो गया, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। एक सूबे में हुकूमत है और मुजम्मिल भी उस सूबे के अंदर हुकूमत है जहां आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। वो एक अलग से बहस है कि जी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं है, वो अंदर खाते ऑन बोर्ड है, बाहर आकर वो कुछ और स्टेटमेंट देते थे। लेकिन ये विच हंट हो रहा है, आप कह रहे हैं वो एक, हाँ ऑब्वियसली विच हंट हो रहा है। और इसी विच हंट पे आज ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द टारगेट, इन डेज टू कम रिसीविंग एंड पे हुकूमत भी आ सकती है। ठीक है शफी साहब, कंफ्यूजन पे तनकीद हो रही है अब के पीटीआई एक तरफ से अचकज़ई साहब को, अलामा साहब को मैंडेट देती है कि अपोजिशन की तहरीक अब आपने रन करनी है। वो कहते हैं कि मियाँ साहब, मौलाना साहब आप हमसे बात करें, और खान साहब का ट्विटर ये कहता है कि तहरीक की तैयारी करें। अगर उनके पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर नॉमिनेट करने का कोई ख़ास मीनिंग है इसमें? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बिल्कुल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई हैं और अलामा नासिर साहब को। दोनों हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक कौमी असम्बली में और एक सेनेट में। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे होंगे कि महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा और अलामा साहब की भी नहीं हो रहा। इसके बावजूद कि तमाम हमारे MNAs ने उनको साइन किए हुए हैं नीचे उनको नॉमिनेट किया हुआ है पोजीशन लीडर, लेकिन कौमी असम्बली का स्पीकर जो बारहा हमें मुज़ाकरात की ऑफर करता है, बारहा वो ये कहता है कि हमसे बात की जाए, हम बात करने को तैयार है, लेकिन उनका इख्तियार इतना नहीं है कि वो अपने ही हाउस में एक नोटिफिकेशन करे महमूद खान अचकज़ई साहब का, क्योंकि वो इंतजार में है कि फैसला कहीं और से आना है, इस पर डिसीजन कहीं और से आना है, उन्होंने लेना है। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया, अगर हाँ हुआ तो ये नोटिफिकेशन कर देंगे, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। तो जहां तक तहरीक की तैयारी है या तहरीक के हवाले से बात है, तो वो बात बड़ी क्लियर है कि जिनको जिम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, बिल्कुल वो ही तहरीक का ऐलान करेंगे, तहरीक का लाएअमल भी वो देंगे, और जो वो प्लान करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ, धरना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, या उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला, तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़ियादत उनको बैक करेगी। लेकिन शफी साहब ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आप कह रहे हैं कि जो वो कहेंगे वही होगा। अब उन्होंने ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस को चेयर किया, वहां पर जो बातें हुई वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं जो ट्विटर पे कर दी गई बाद में। नहीं, 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुआ वो आपने देखा होगा कि उसमें एक उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक तो 8 फरवरी 2026 को, जो 2 साल पूरे हो रहे हैं इस नाजायज हुकूमत को, जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला, जिस तरीके से इन्होंने जमहूरियत को, जमहूरी रवैयों को पामाल किया, उसके जब 2 साल पूरे होंगे तो उस पर एक शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल है। दूसरा, एक कमेटी बनाई गई है जिसको मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब हेड कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं, इसमें बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नुमाइंदे हैं। वो ये चीज़ इसको मजीद रिफाइन करेंगे, वो बैठ के TUR सेट करेंगे और वो जो फैसला करेंगे उस पर मनोअन कबूल भी होगा और तस्लीम भी किया जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ैफा साहब, आपने मौक़िफ़ सुना शफ़ी साहब का। मुतालबात की लिस्ट ना लंबी है, आपने यकीनन खान साहब वाले फैक्टर पे तो फोकस कर लिया, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की भी बात हो रही है, 2024 के इंतखाबात को इन्वेस्टिगेट कराने की बात भी हो रही है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती की बात भी हो रही है, तो उस पर भी कोई लचक नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे भाई साकिब खरल साहब फरमा रहे थे कि मुझे पता नहीं होगा कि किस कमेटी ने वो किया। जी बिल्कुल, ड्यूरिंग ट्रायल हर चीज़ सामने आई थी। जिस कस्टम के अप्रेजमेंट ऑफिसर को बानी तहरीक इंसाफ ने PM हाउस बुलाकर अपनी मौजूदगी के अंदर जो है बाकायदा तौर पर उसकी एवेल्युएशन करवाई, ये किसी SHO को सज़ा नहीं दी कि आप कहें जी DP और IG को छोड़ दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर किसी को भी हुक्म देगा, किसी अफसर बेचारे की क्या जरूरत है ग्रेड 16, 17, 18 के किसी अफसर की, या कैबिनेट डिवीजन के किसी SO की क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ पर अगर सेक्रेटरी कैबिनेट को सजा दे रहे होते और आप कहते हैं कि ऊपर वालों को छोड़ दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM को छोड़ दिया, PM ऑफिस को छोड़ दिया। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी नाजायज काम के लिए मजबूर करता है, और इन्हीं लोगों की रिपोर्टिंग, जब बानी तहरीक इंसाफ ओहदे पे नहीं रहे, इन्हीं लोगों ने इसको रिपोर्ट किया
उसी कस्टम का प्रेसिडेंट ऑफिसर ने आकर बताया कि जी मुझसे जो साइन कराए गए, गलत साइन कराए गए, या मुझसे प्रेशर में चीज करवाई गई, या कैबिनेट डिवीजन ने जो सोर्स रिपोर्ट जनरेट की जिसमें बाद में नैब ने इंटेरोगेट किया, तब ये चीजें सामने आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि बानी तहरीक इंसाफ, आप कह रहे हैं कि जी अगर बानी तहरीक इंसाफ एक जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार ना करते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव ना बनाते तो केसेस ना बनते। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव ना बनाते तो इन पे मजीद भी केसेस बनते, क्योंकि इस नैरेटिव के बाद तो हम बिजी हो गए उस नैरेटिव को काउंटर करने में, सियासी तौर पर हैंडल करने में। वरना शुगर स्कैंडल इनके दौर में आया, 15 महीने शुगर की जो एक्सपोर्ट है वो बानी तहरीक इंसाफ ने खोले रखी, और हालांकि कानून में मौजूद है कि फूड से मुतालिक जो आपकी जो है ईसीसी का फैसला है उसको आपने 15 दिन बाद रिव्यू करना होता है। अशे खुदनोश से मुतालिक मामले में 15 महीने आपने उसको ओपन रखा और उसकी कीमतें आसमान पे चली गई। अद्वियात स्कैंडल आपके सामने है, बेशुमार और चीजें। 190 मिलियन पाउंड में मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सबको पता है कि बरतानिया ने आपको पैसे दिए हैं और कहा है कि ये पैसे जो है एक बंदे ने आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की है और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। पूरा सीधा सीधा केस है। वो पैसे उठाकर आपने सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में दिए जो मलिक रियाज वाला अकाउंट था, यानी मलिक रियाज को जो जुर्माना पड़ा हुआ था उसमें एडजस्टमेंट हो गई। ये आप कर ही नहीं सकते थे, उस पर वो आपका केस बना। खैर, मैं अब आ जाता हूं शफीउल्लाह जान साहब। लेकिन उज़ैफा साहब एक पॉइंट ले लेना, ये थोड़ा सा इंसेंसिटिव नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। फॉरेन फंडिंग केस जो था वो कब से चल रहा है, बिल्कुल इनफेक्टिव पड़ा हुआ था। जैसे ही हुकूमत से निकले तो उसकी रफ्तार कैसी हो गई हमने देखा। इवन आपके अगेंस्ट पैनामा केसेस के शुगर स्कैंडल की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट में, इनकी अपनी गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स ने, कमेटी ने माना कि जी हमें गलत बताया गया था कि हमारे पास रिजर्व ज्यादा पड़े, हमने एक्सपोर्ट कर दी, चीनी 200 से ऊपर चली गई। अलकादर पे भी ऐसे ही था। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी का मसला तो रहता है यहाँ पे। नहीं, देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। खरल साहब हवाई बात ना करें, कोर्ट ऑन कोर्ट बात करें। बात कर रहा हूं। मैंने बात ये की है, नहीं, आपने जो बात की, आपने कहा कि जी इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया और चीनी का रेट 200 से ऊपर चला गया। जो बात मैंने की है, आपने वो बात समझी है मैंने क्या बात की है आपको? सर आपने माजी की, अगर आप एक सेकंड मैंने बात आपसे ये की है, कर देता हूं। मैंने आपसे ये बात अर्ज की है, मैंने आपसे ये अर्ज की है कि जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है उसके मातहत ईसीसी चलती है, वो ईसीसी का चेयरमैन होता है और ईसीसी के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है और कानून का हिस्सा है कि आपने जब भी अशिया खुर्दनोश की परमिशन देनी है फॉर एक्सपोर्ट तो हर 15 दिन बाद रिव्यू करना है कि मुल्क में यहां पर कहत ना हो जाए, किसी चीज की कमी ना हो जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने जो अपनी एटीएम को नवाजना था तो 15 महीने शुगर एक्सपोर्ट खुली रही और आपने रिव्यू कमेटी की मीटिंग ही नहीं की। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सर, ये नहीं कह रहा कीमतें हमारे दौर में ऊपर गई उनके दौर में गई, ये एक जुर्म था, जुर्म था जिसे 50-60 अरब रुपए कौमी खजाने को नुकसान हुआ। दूसरी बात उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी हुज़ैफा भाई। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अर्ज की, गुजारिश की, मैं अर्ज कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि शफीउल्लाह जान साहब ने जो 2-3 मुतालबात रखे सारे जेन्युइन है। बीइंग डेमोक्रेट मुझे खुशी है कि इनकी तरफ से यह बात भी सामने आ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये 2024 के इंतखाबात को प्रोब करने की बात करते हैं तो मेज पर बैठकर यह तय किया जाए कि इलेक्शन में जो 2018 में नून लीग डैमेज हुई दोनों की आप तहकीकात करा लें, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तीसरी बात जो इन्होंने और की वो भी मेरे ख्याल से वो सियासी मुतालबा था, बिल्कुल होने चाहिए। अगर सियासतदान बैठ के उससे मुतालबात नहीं करेंगे और इन इश्यूज पे हम आगे नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर है तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये तीनों मुतालबात इनके जायज भी हैं और काबिल गौर भी हैं और इस पर डिबेट हो सकती है। जी राय साहब, सिर्फ ये जो मैं चंद सतूर हुज़ैफा साहब की खिदमत में पढ़ना चाहूंगा। द 2025 शुगर क्राइसिस इन पाकिस्तान वाज अ मेजर इशू व्हेन द गवर्नमेंट लेड बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार's कमेटी faced criticism for allowing significant sugar exports which then contributed to record high domestic prices up to 200 rupees per kg। ये अभी रिसेंट है जिसके ऊपर बड़ी लेन दिल हुई, बड़ी इसके ऊपर डिस्कशंस होती रही कि भाई आप, और हुकूमत ने आके कहा कि भाई हमें बताया गया था कि हमारे पास स्टॉक्स बड़े पड़े। मैं गैर कानूनी काम बता रहा हूं, तो ये भी गैर कानूनी था भाई कि जिसने आपको ब्रीफ किया था कि आपका बहुत शुगर पड़ी है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गैर कानूनी था। नहीं कर रहा, I'm sorry, मैं एक्सपोर्ट के डिसीजन का कोई दिफा नहीं कर रहा, मैं बानी तहरीक इंसाफ के एक जुर्म की बात कर रहा हूं जिससे बानी तहरीक इंसाफ ने 40-50 अरब रुपए का अपनी एटीएम को फायदा पहुंचाया। आप केस में बानी तहरीक इंसाफ के केस के ऊपर आप जो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट से कीमतें 200 से ऊपर गई, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। अच्छा चलें, वो भी एटीएम अब आपके साथ ही था वैसे। अच्छा चलें राय साहब, ये अब मूविंग फॉरवर्ड अब बात ये है कि जो भी ऑपोजिशन होती है ना, ये कॉपी पेस्ट बयानी है सिर्फ कि जब भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी ऑपोजिशन में तो यही 3-4 मुतालिबात होंगे। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर दें, TORs तय कर लें, तो ये सिर्फ कैंप स्विच होता रहेगा। ये
ये सारे बैठकर क्या स्टूडेंट यूनियन की बहाली, सॉरी बीच में बात में रह गई थी, स्टूडेंट यूनियन की बहाली भी एक बिल्कुल जायज मुतालबा है, लेकिन इस पर डिबेट होगी असेंबली फ्लोर पे बैठकर। चलें, वो स्टूडेंट यूनियन से नई लीडरशिप आती है, हम इसे इनकरेज करते हैं, लेकिन इस पे बात आप असेंबली में बैठ के करेंगे ना, बात तो नहीं हो सकती बात नहीं। वहां वो कह रहे हैं अक्सरियत ही उनके पास अब नहीं रही ना, वो तो आपको पता है किस तरह हुआ काम। जी इब्राहिम साहब, आपको याद है इसी लाहौर के मॉल रोड के ऊपर एक टाइम पे अक्सरियत है और इनके पास अकलियत भी, हम तब भी बात करने को तैयार हैं इन मौजूआत पर। जी जी, इसी मॉल रोड, किसी लाहौर के मॉल रोड के ऊपर एक स्टूडेंट्स ने धरना दिया था असेंबली के बाहर। मरियम बीबी वाज इन ऑपोजिशन एट दैट टाइम। मरियम बीबी वेंट देयर, वहां बैठी, गुफ्तगू की, उन्हीं स्टूडेंट्स की आवाज़ बनी। वो मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना चाह रहा, सिंस के नेशनल मीडिया है, तो वो कौन स्टूडेंट थे, कहाँ से आए हुए थे, किस सूबे का ताल्लुक था, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। हर ऑपोजिशन के अंदर जो ऑपोजिशन होगी उसका इलेक्शन जिसके नतीजे में ऑपोजिशन बनती है वो गैर कानूनी होता है, वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन होता है, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। जिस टाइम के ऊपर वज़ीर आज़म बनता है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सिलेक्टेड तक असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा गया बिलावल साहब की जानिब से, और थ्रू आउट उसी असेंबली में रहते हुए थ्रू आउट क्रिटिसिज्म भी हुआ, थ्रू आउट यही कहा गया जी इलेक्शन चुरा लिया गया, ये हुआ वो हुआ एंड एवरीथिंग। लेकिन मुजम्मिल साहब कुछ चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुई थी वो पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन में बहुत कम आपको नजर आती हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने कभी नहीं देखा किसी फुटेज में, वो 18 का इलेक्शन हो, वो 13 हो, या कोई भी इसमें माजी के इलेक्शन हो जाए, कि खवातीन से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जाए। कुछ मिसालें ऐसी थी कि जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल इंटायरली वो नया एक मैकेनिज्म था जिसको आपको मुझे भी समझने में टाइम लगा। हमें फॉर्म 45 और 47 की बहस का 8 फरवरी 2024 के बाद पता चला, उससे पहले फॉर्म 45, 47 की बहस नहीं थी। 2013 के इंतखाब पे सिस्टमैटिक रिगिंग का इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। टेक्निक्स की बात कर रहा हूं कि टेक्निक्स नई नई आती जा रही हैं। हमें फॉर्म 45 और 47 की बहस का 8 फरवरी से पहले नहीं पता था। हमें यह था कि ठीक है जी एक फॉर्म 45 होता है जिसके ऊपर सारे पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, उसके बाद फॉर्म 47 कंपाइल हो जाता है। हमें यह नहीं पता था कि फॉर्म 47 कुछ कहता है और फॉर्म 47 कुछ कहता है, डिफरेंस भी आ सकता है इनके अंदर। हमें ये 8 फरवरी को पता चला। और ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात यह है कि अगला इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में आएगा, यू एंड आई विल विटनेस, हम सारे के सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं विटनेस करेंगे कुछ नया प्रोस्पेक्ट, कोई नया एंगल, कोई एक नई बहस का आगाज से भी हो जाएगा। उसकी वजह टीओआर तय नहीं करता कोई कभी। यस एग्जैक्टली। सारी सियासी जमातें हुकूमत में आते रवैये और हैं, हुकूमत में आते प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, जैसे ही ऑपोजिशन में जाते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, और डेमोक्रेट भी बन जाते हैं, सबकी सब अक्रॉस द बोर्ड। तो क्या ये मुतालिबा सही है हुकूमत का कि फिर अगर इलेक्शन पे बात करनी है तो 2018 से शुरू करें? नहीं, मैं तो कहता हूं 1947 के बाद जितने इलेक्शन तो फिर इतना टीओआर एक्सपैंड हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं हर सियासी जमात में, बहुत बहुत आला थिंक टैंक बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रेनी लोग। तो हमारी ख्वाहिश हो सकती है ना कि ये आइडियल ख्वाहिश है, मतलब ये एक आइडियल डेमोक्रेसी जो हम जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो तो नहीं है। चलो उस पर भी छोड़े, 90 से स्टार्ट कर लेते हैं, या ज़िया इरा से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत 47 पे नहीं जाते, हम ज़िया इरा से स्टार्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आए ना कि हम हेड कहां पे कर रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाए। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इस पे लेनी पड़ेगी। शफी साहब, एक तो ये बता दें कि ये जो मुतालिबात हैं, अब इसमें पीका को कंडेम किया जा रहा है, जिसको आपके दौर में उसकी सज़ा में भी इजाफा किया गया था। फिर इसमें स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की बात हो रही है। 2019 में गालिबन लाहौर में स्टूडेंट मार्च हुआ और पूरी हुकूमत उस वक्त उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। आज तक उसके खिलाफ बयान दिए जाते हैं कि ये स्टेज था। तो जहाँ जो भी रूलिंग पावर होती है, जब उसके दौर में ये तहरीकें चलती हैं, किसी को पसंद नहीं आती, अपोजिशन में सारे नज़रियात बाहर आ जाते हैं। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ज़रा इसको क्लैरिफाई कर दें। मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन जहाँ तक हुज़ैफा साहब ने 2018 के इलेक्शन की बात की, राय साहब की आवाज़ मुझे क्लियरली नहीं आ रही। हम तो चाहते हैं कि स्टार्ट लेना है तो 2013 से स्टार्ट लें। 2013 में भी आप इंक्वायरी बिठाएं, 18 पे भी और 24 पे भी। उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। और आप देख रहे होंगे कि जनरल फैज हमीद का जो केस है, जिसमें उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उनको सजा भी दे दी गई है, और उसका जो एक दायरा है उसको भी बढ़ाया जाए, उसमें जनरल बाजवा को शामिल किया जाए, शामिल तफ्शीश किया जाए उसको, उसके साथ साथ फिर आगे बढ़े। ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है कि एक इदारे ने अपने ही से स्टार्ट लिया है, उसका एहतसाब शुरू हो गया। तमाम इदारों में सजा और जजा का अमल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के इदारे में होना चाहिए, जुडिशरी में होना चाहिए। फौज ने स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ा के फिर 2024 का इलेक्शन की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि किस किस की सहूलतकारी से इलेक्शन को रिग किया गया, किस किस की सहूलतकारी से कौन से इदारे इसमें शामिल थे और किन किन की सरपरस्ती में ये हुआ। ये चीज यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए।
ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इस चीज को मोड़ना चाहते हैं या इमरान खान साहब की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो इसके हम भरपूर इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये चीज को आगे बढ़ाना चाहिए और 2024 के इलेक्शन तक इस चीज का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। जहां तक आपने बात की, बिल्कुल हमने माजी में गलतियां की, माजी में हमसे गलतियां हुई, उसी गलतियों का अजाला हम कर रहे हैं। हमने एक्सटेंशन दी, हमने गलती की, नहीं देनी चाहिए थी। खान साहब ने खुद इस बात को एडमिट किया है। तो गलतियां तो हमें काफी सारी हुई। जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमतें भी नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमसे गलती हुई। हम जाती तौर पे मैं ये भी समझता हूँ कि हमें असेंबली का फ्लोर नहीं छोड़ना चाहिए था, हमसे गलती हुई। तो गलतियों से हम सीख रहे हैं। लेकिन जहां तक बाकी सियासी पार्टियां हैं, अगर नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये अपनी गलतियों से नहीं सीख रही। ये अयूब खान के जमाने से लेके ज़ियाउल हक तक और वही रवैया आज भी है, ये आज भी लेटे हुए हैं। और वोट को इज्जत दो का इनका नारा था, अब ये कहां तक आ चुके हैं? क्या ये मुनाफिकत नहीं है? क्या उस टाइम उनका नारा ठीक था या आज ये जो कर रहे हैं ये ठीक है? क्या नहीं, उन्होंने भी अपनी गलती सुधार ली है ना, तैयारा हाईजैकिंग केस भी फेस कर लिया, जिला वतनी दे के गलती सुधार ली उन्होंने अपनी। आप जिस तरह आप कह रहे हैं आपने जी नहीं सुधारी। अगर इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होता, इज इट पॉसिबल कि कल को यही कहें कि ये हमसे ज़हनी मरीज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, एस्टैब्लिशमेंट बनाना, बयानिया फौज के खिलाफ शफी साहब कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि फिल वक्त आप गलती नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे? सर कैसे पता चलेगा? कल को आज के साल बाद आप हमें कहें कि जी हम जो सोशल मीडिया पे बयानिया बनाते रहे फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, हमसे वो गलती हो गई थी, हमें उस पर गलती होगी, लेट्स मूव ऑन। देखिए, जो सोशल मीडिया का इमरान खान साहब का हैंडल है ट्विटर का, और जो हमारे ऑफिशियल हैंडल है, उसको ऑन करते हैं। वो जो चीजें वहां, उस तमाम चीजों को हम ऑन करते हैं। तो क्या आप अचकज़ई साहब को ऑन करते हैं जो कह रहे हैं कि गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए सोशल मीडिया को? देखिए, वो तो जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब ने उनको दी हुई है। वो जो भी फैसला करेंगे, वो जो भी। फिर अचकज़ई साहब जो कि तनकीद कर रहे हैं उसी सोशल मीडिया पे जिसको आप ऑन कर रहे हैं, इसमें से किसकी बात का एतराफ़ कर लिया जाए कि कौन ठीक कह रहा है? जो इमरान खान कहेगा वो ठीक कह रहा है, जो इमरान खान कहेगा हम उसको ऑन करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड भी कर दें। और दूसरा, ये जो अब हम बात कर रहे हैं, कुंडी साहब ने भी एक आपको मशवरा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा को मैं कहना चाहता हूँ कि खान साहब को किसी और जेल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि बहुत से लोग ना इस्लामाबाद शॉपिंग करने आते हैं और बाद में वहाँ पे वो शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं उंगली कटवा के। तो फिर वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने भी रूमर सुने थे कि कहीं ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उनको। मैं नहीं चाह रहा था कि आपने जब मुझसे मुज़ाकरात की बात की तो मैं बात आपके सामने रखूं और कोई ऐसी एग्रेसिव बात करूं जिससे तासुर उभरे कि हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती या मुज़ाकरात की कोशिश को एनकरेज नहीं कर रही। गुजारिश ये है कि जो बात मेरे भाई शफीउल्लाह जान साहब ने कही है, यही असल बात है। इन्होंने कहा कि जी जो अचकज़ई साहब है उन्हें पूरा अख्तियार दिया हुआ है बानी तहरीक इंसाफ ने। फिर आपने इनसे पूछा कि जो ये बयानिया बन रहा है, आप इसमें इमरान खान की बात सुनेंगे, अचकज़ई साहब की बात सुनेंगे? और अचकज़ई साहब इसको डिस्करेज कर रहे हैं कि ये काम ना करें सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा जो बानी तहरीक इंसाफ कहेंगे, इसी वजह से आज तक मुज़ाकरात नहीं हो पाए। बानी तहरीक इंसाफ अपनी ज़ात में एक बेसिकली डिक्टेटर तबीयत के हामिल हैं। कोई बंदा उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। यही अचकज़ई, मैं आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बता रहा हूं, ये अचकज़ई साहब के साथ हम बैठना शुरू कर दें, ये किसी भी वक्त उस अचकज़ई को डिसोन कर देंगे। जिसका जब दिल चाहता है गंडापुर को डिसोन कर देता है, जिसका जब दिल चाहता है बैरिस्टर सैफ को डिसोन कर देता है, जिसका जब दिल चाहता है वो अपना जो है उनसे बात करें ना, आप उनसे एंगेज करेंगे, आप उनसे एंगेज करेंगे और खान साहब हाथ खींच लेंगे तो फिर हायर मॉरल ग्राउंड तो आपका होगा। का खेल नहीं है सर। नहीं सर, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये हुकूमती मामला है। पूरी तहरीक इंसाफ हमें लिख कर दे दे कि जो अचकज़ई साहब के साथ बैठकर आप तय करेंगे, बानी तहरीक इंसाफ भी अगर कहेगा तो हम बात अचकज़ई की मानेंगे, हम बैठने को तैयार हैं अचकज़ई के साथ। अच्छा, इन्होंने जिस तरह फजलुर रहमान साहब को डिसोन कर दिया, कभी हमेशा जो है इस तरह नहीं होता। ये एक संजीदा मामला है, पूरी एक संजीदा एफर्ट की जाए, हम बैठ जाएं और 2 महीने बाद किसी भी नतीजे में ना पहुंचे। अगर आपने अचकज़ई साहब को अख्तियार दिए तो आप में इंकरेज होनी चाहिए ये कि बानी तहरीक इंसाफ का हैंडल अब जो भी पोस्ट करेगा वो गलत करेगा। अचकज़ई साहब को हम अपने काफिले का अमीर बना रहे हैं। हमने पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे किया था, बहुत सारी बातें थी मौलाना साहब से में इत्तेफाक नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मौलाना साहब ये गलत कर रहे हैं, मौलाना साहब की बात ये गलत है। बात ये है कि जब आपने अगर मुज़ाकरात करने होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है और बानी तहरीक इंसाफ जो कहेंगे आप वो करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप जब तक इस बात से नहीं निकलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बानी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर डेवलप नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ 2 4 5 लोग ऐसे नहीं खड़े होंगे जो कह सकेंगे कि जी उनकी बात को हम ऑन कर रहे हैं और उनके ब्याह पे हम वर्ड्स दे रहे हैं। सिर्फ यही बात है, जब इनका दिल चाहता है जिस बंदे को डिसोन कर दें और पूरा मामला बर्बाद कर दें। इससे पहले मैं राय साहब की तरफ जाऊं, शफी साहब मुझे इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि वो ये कह रहे हैं आप लिख कर अगर दे दीजिए कि एक ही अथॉरिटी है जो तमाम फैसले करेगी और वो अचकज़ई साहब हैं, तो मामलात यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। मसला आपकी अपनी कन्फ्यूजन का है। मुजम्मिल साहब, देखिए ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स हैं वो डिस्कस हो रही हैं। नून लीग के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं रहा। नून लीग अगर बात करती है तो वो या इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे खत्म कर देते हैं, या फिर हमारे जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं उस पे बात कर रहे हैं। ये सबसे हमारी बड़ी कामयाबी है कि हम इनको अपने पिच पे ले आए हैं और ये हमारे पिच पे खेल रहे हैं। जहां तक तहरीक की हवाले देखे, लेकिन 2 दिन पहले 17 साल और सजा मिल गई है, तो इस कामयाबी का एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? इसी पिच पे लाते हुए, हाँ यही मैं कह लगा था, इसी पिच पे लाते लाते उन्हें 40 साल सजा हो चुकी है। जी शफी साहब, मैंने आपके टर्म पे बात नहीं की। पंजाब हुकूमत के हाथ बैठे आप। शफी साहब कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी है। जी कंटिन्यू। आपने जिस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया, मैंने तहम्मुल से सुना है। सॉरी, आपने शुगर स्कैंडल की बात की, तो शुगर स्कैंडल वाले लोग, शुगर स्कैंडल के जो लोग थे वो आज किधर बैठे हैं वो भी जरा आप देख लें। अपनी तारीख ना भूला करें या अपना माजी ना भूला करें। जहां तक आपका सवाल क्या, तो आपकी पिच का जवाब दिए आप मेरे भाई, में तो आपकी पिच का जवाब दिया। शफी साहब, वो बात वही है कि फिर आप एक अथॉरिटी कायम कर लें, सब मिलकर ये फैसला कर लें, अचकज़ई साहब विल कॉल द शॉट्स। देखिए, तहरीक की जितनी भी जिम्मेदारी है तहरीक के हवाले से वो अचकज़ई साहब के सुपुर्द हैं। वो इमरान खान साहब ने ही उनको सुपुर्द की हैं। वो हमारी कौमी असम्बली में अगर इस वक्त देख रहे होंगे कि असम्बली बगैर अपोजिशन लीडर के चल रही है, लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर तो अचकज़ई साहब हैं। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी तहरीक के हवाले से जो भी प्लान करते हैं वो तमाम तर जिम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। ठीक है, चले पॉइंट आगे, लास्ट मिनट है राय साहब। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये भी हमारे कॉलीग जो हैं वो ये बता रहे हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर कि अभी तो और भी सजाएं होनी हैं, अभी तो 9th में भी ऑन द कार्ड्स एज वेल। तो फिर ये मुज़ाकरात का माहौल बन भी रहा है या किसी और तरफ जा रही है? सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ शफी साहब से थोड़ा सा ना डिफर करना पड़ेगा कि एक तरफ कहते हैं जी इमरान खान साहब ने ही उनको बनाया है ऑल इन ऑल के जी वो मुज़ाकरात करेंगे, जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी आगे से बनानी है। एक तरफ हुज़ैफा साहब कहते हैं कि जी लिख के दे दें आप कि अथॉरिटी उनके पास है, और वो कोई बंदा तहरीक इंसाफ में से लिख के नहीं देने को तैयार, या कोई बंदा वो फुल टाइम अथॉरिटी देने को तैयार है। राय साहब, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं कि लिख के दें? भाई मैं नहीं कर रहा, हुज़ैफा साहब कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा। हुज़ैफा साहब इंडोर्स कैसे कर रहे हैं? अभी आपने खुद ही कहा भाई इंडोर्स हुज़ैफा साहब एक सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, बात बानी तरीके से आपकी चलेगी। भाई इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं, हुज़ैफा साहब एक सेकंड जरा दीजिएगा मुझे। राय साहब, आप इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं कि इसी मुल्क के अंदर आप ही की सूबे की हुकूमत का एक वज़ीर आला पहले हटा दिया गया है, उसी के आप ही की जगह के ऊपर जो बैरिस्टर साहब थे उनको हटा दिया गया है। यही आपके जो नौजवान सुन लेना सर, आप सुन लेना, आप सुन ले, मैं नहीं बोला, सुन ले, आप सुन लीजिए, आप सर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर, सर प्लीज सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, मैं तो नहीं बोला आपकी, आप जरा सुनिए प्लीज, होल्ड ऑन, कैसे इस बात को कर रहे हैं? सर लिसन टू मी नाउ, प्लीज लिसन टू मी। शफी साहब, लेट हिम कंप्लीट। शफी साहब सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोला, आप सुनिए प्लीज, अब सुनिए प्लीज। यही आपके नौजवान चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही जब एहतजाज नहीं कर रहे थे नवंबर में, तो आप ही के डिजिटल मीडिया के ऊपर आप ही कंज्यूमर इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, इनके खिलाफ कैंपेन लीड कर रहे थे। सो आपकी पार्टी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंफ्यूज तो है कि भाई आपने एहतजाज की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ जाना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप मुझे कह रहे हो कि इंडोर्स कर रहे हैं, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। आई जस्ट कोटेड हिम, आई जस्ट लेट हिम रिस्पोंड नाउ। शफी साहब, यू हैव 30 सेकंड्स। जी शफी साहब, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये जिस टाइप की ये बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ अपने लाए अमल के बारे में कंफ्यूज है, हम बिल्कुल नहीं कंफ्यूज। अच्छा। हम बिल्कुल क्लियर हैं और इसका अनकरीब इन सबको पता लग जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। हुज़ैफा रहमान साहब, शफी जान साहब, राय साकिब खरल साहब थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।